बिहार में कह लीजिए तो सम्राट चौधरी। अब कैसे कैसे बयान दे रहे हैं बताइए। मोदी जी के हिसाब से, अमित शाह के हिसाब से सरकार चल रही है। आंदोलन का प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जहाँ वंचना है, गरीबी है, वहाँ तो सबसे ज़्यादा आंदोलन होगा। बिहार विधानसभा के लिए अधिसूचना अब कभी भी जारी हो सकती है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। इंडिया गठबंधन के तरफ से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था 2020 के विधानसभा चुनाव में भी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। हम उनसे बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी तैयारी है। सर, अब कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है, कैसी तैयारी होगी इस बार आप लोगों की? देखिए, एक तो तैयारी तो चल रही थी हमारी गठबंधन की, क्या पूरे बिहार तैयार हो रहा था, क्योंकि बिहार के लिए ये चुनाव जो है 20 साल से एक सरकार चल रही है और वो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल निकम्मी और एक तरीके से विश्वासघात करने वाली सरकार अब साबित हो रही है। तो जनता तो सरकार को बदलने के लिए, चुनाव के लिए इंतज़ार कर रही थी कि चुनाव कब आएगा। लेकिन ऐसे में जो अचानक एसआईआर की घोषणा कर दी गई, वो अपने आप में एक अलग मुद्दा बन गया। लोगों के सामने ये सवाल आ गया कि भाई चुनाव में तो वोट तब डालेंगे जब हमारा वोट बचेगा, तो वोट ही अगर नहीं बचेगा तो सरकार को कैसे बदलेंगे। तो हम लोगों को एक दूसरी लड़ाई, अतिरिक्त एक लड़ाई लड़नी पड़ी। वो लड़ाई आज भी जारी है, एसआईआर। लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि बिहार, हम सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात नहीं करेंगे, पूरा बिहार जिस तरह से लड़ा, भले ही एनडीए के पार्टियों का कोई समर्थन नहीं मिला, उन लोगों को लगा कि एसआईआर है तो अच्छा हो रहा है, हमारे लिए फ़ायदे हैं, लेकिन बिहार ने बिल्कुल ये ज़बरदस्त ढंग से लड़ा और कम से कम 3 बार 3 मौके पर चुनाव आयोग को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे पहली बात तो जुलाई महीने में चुनाव आयोग ये चाहता था कि भाई 1 महीने के अंदर सब लोग फॉर्म भर के दे, फ़ोटो दे, डॉक्यूमेंट दे, और जब बिहार ने कहा कि भाई ये हो नहीं सकता, 50% लोगों का नाम कट जाएगा, तो चुनाव आयोग को पीछे हटना पड़ा कि भाई फ़िलहाल पहले फॉर्म दीजिए, डॉक्यूमेंट और फ़ोटो बाद में देखेंगे। अगस्त के महीने में जब चुनाव आयोग एक तरह से नाम सूची देने के लिए तैयार नहीं था कि भाई किसका नाम हम किस कारण से कटे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को दबाव डालना पड़ा, तब जा कर के चुनाव आयोग सूची देने के लिए बाध्य हुआ। और फिर जो आधार कार्ड को भी लेने के लिए मानने में कानाकानी कर रहा था, तो अभी 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया कि भाई आधार को आपको मानना पड़ेगा, तो आधार को मानना अभी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार हुआ है। तो हमें लगता है कि 3 कम से कम मुद्दे पर बिहार ने पीछे तो धकेला है, नहीं तो 2 करोड़ लोगों के नाम कटने का बिल्कुल एक पूरा खतरा था। उसको कम से कम बिहार ने 65 लाख पर रोका है, उसमें भी कुछ लोगों के नाम मेरे ख्याल से ज़रूर जुड़ जाएंगे। तो अब है कि वोट का सही इस्तेमाल हो, और लोग तो तैयार थे कि अब इस बार इस सरकार को बदल देना है। मुझे लगता है कि लोगों की तैयारी, लोगों की आकांक्षा वो अपनी जगह पर है, और इसीलिए हम लोगों ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी वोट चोरी के खिलाफ, तो उसमें ये दोनों चीज़ दिखी। एसआईआर से जो लोगों की परेशानी है, इसके खिलाफ जो लोगों में एक आक्रोश है, और साथ ही साथ बिहार को बदलने का जो संकल्प है, वो जो आकांक्षा है, दोनों इस यात्रा के दौर में हमने देखा कि बिहार के हर हिस्से में, हर पीढ़ी के मतदाताओं में, हर तबके में ये भावना मौजूद है। इसलिए मुझे तो अभी भी लगता है कि चुनाव सरकार को बदलने वाला चुनाव। लेकिन सर, एक चीज़ है कि एसआईआर को लेकर के आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, पूरा यात्रा बिहार में निकाले, लेकिन जब निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया था कि डॉक्यूमेंट दिया जाए, तो सिर्फ सीपीआई-एमएल की तरफ से ही साक्ष्य दिया गया। आपके अन्य घटक दल जो आपके साथ सहयोग कर रहे थे, किसी ने दावा आपत्ति नहीं दर्ज की, सिर्फ एक सीपीआई-एमएल की तरफ से दावा। हम लोगों ने सबसे ज़्यादा किया, बाद में राष्ट्रीय जनता दल ने भी कुछ किया, और एकदम आखिरी दिन आकर के कुछ भाजपा के भी लोगों ने कुछ किया। लेकिन सवाल यही है कि ये जो चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया कि भाई बीएलए क्या कर रहा है, तो पहली बात है कि बीएलए का काम है मदद करने के लिए। चुनाव में मतदाता सूची साफ सुथरी बने, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव साफ सुथरा हो, ये देखना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो चुनाव आयोग दरअसल अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, और इसीलिए बीएलए के आड़ में, राजनीतिक दलों के आड़ में छुपना चाहता है। हमें लगता है कि बिहार ने ये भी बता दिया कि हम चुनाव आयोग को भागने नहीं देंगे, छुपने नहीं देंगे, और इसीलिए एसआईआर
जो आपत्ति दर्ज करना तो अपनी जगह पर है। एसआईआर के बाद अब जो सूची बनी, वो सूची लोग कह रहे हैं कि वो बहुत ही गड़बड़ है। जिस गड़बड़ियों को ठीक करने के नाम पर एसआईआर किया गया, हम लोग उस समय भी कह रहे थे कि एसआईआर जो है वो कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई दवाई आप जो देते हैं वो आपके बीमारियां और बढ़ जाती है इससे। तो एसआईआर तो कोई दवाई नहीं है, एसआईआर तो एक तरीके से अपने आप में एक प्रॉब्लम है बिहार के लिए। और मेरे ख्याल से ये काम हम लोगों ने जैसे किया, अब तो पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को भी इसको रोकना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, एक समय के बाद जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान विरोधी है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी जल्दी वो समय आएगा जब सुप्रीम कोर्ट भी कहने के लिए बाध्य होगा कि भाई ये चुनाव आयोग ज़्यादती कर रहा है और ये जो एसआईआर है ये संविधान के खिलाफ है। तो एसआईआर की बात हुई, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कैसी तैयारी आप लोगों की है इंडिया गठबंधन की, और खासकर सीपीआई-एमएल की कैसी तैयारी है, क्योंकि आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सारा आप लोग तय करते हैं, तो पार्टी की कैसी तैयारी है? देखिए, हमने तो ये कहा कि हम लोग निश्चित तौर पर पूरे गठबंधन को तैयार रहना होगा एक निर्णायक बहुमत के लिए, और उसमें एक महत्वपूर्ण घटक होने के नाते हमारे हिस्से में भी कुछ बातें हैं। तो हम लोगों ने साफ कहा कि 243 सीट में हम लोग 43 सीट की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग तैयार है। ये माले के जिम्मे में इंडिया गठबंधन छोड़ सकता है, इसलिए हमने कहा कि 40-45 सीट पर हमारी पूरी तैयारी चल रही है, और शेष तो पूरे बिहार में तैयारी है ताकि इंडिया को निर्णायक बहुमत मिले। 43 सीट सीपीआई-एमएल के लिए या वाम दल के लिए? नहीं, हम 43, हमने तो कहा 40-45 सीटों पर। हम उदाहरण के तौर पर आपसे कह रहे हैं कि 243 में मान के चलिए कि 43 सीट का जिम्मा सीपीआई-एमएल लेने के लिए तैयार है। सीपीआई सीपीएम के और 10 सीट पिछले बार लोग लड़े थे, तो कुल मिलाकर के 40-50 सीट आप लेफ्ट के जिम्मे में छोड़िए। शेष जो सीटें हैं वो बाकी पार्टियां, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल या अन्य पार्टियां, वो अपना संभालें। तो ये एक मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि हमारी एक समझ है, हम तैयारी कर रहे हैं। शेष तो जैसे गठबंधन है तो सब लोग मिलकर ही तय करेंगे, तो जो जैसे तय होगा हम लोग उसी हिसाब से आगे और बात करेंगे। का शेयरिंग अभी तक फाइनल नहीं हो पाया इंडिया गठबंधन में, तो वो होगा। हमें लगता है कि चुनाव जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, इसी महीने के अंत तक वो भी मेरे ख्याल से हो जाएगा। मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी आप लोगों ने भले सहमति दे दी है, लेकिन कांग्रेस का रुख अभी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के स्पष्ट नहीं हो रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार कोई देखिए प्री पोल अलायंस है, तो अगर कोई त्रिशंकु हो और पोस्ट पोल स्थिति हो तब जा कर के आपको पहले से पता नहीं रहता कि कोई देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, या भारतीय जनता पार्टी है वहाँ आपको पता नहीं रहता है कि कोई रेखा गुप्ता दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनने वाली है, कोई मोहन यादव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, पहले से पता नहीं चलता। लेकिन बिहार में मेरे ख्याल से सबको पहले से जानकारी है। एक गठबंधन है इंडिया का, पहले महागठबंधन, अब इंडिया गठबंधन, पार्टियां भी है, और सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, इसीलिए चुनाव के बाद बहुमत मिला तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे ख्याल से इसमें कोई बात तो है नहीं। नीतीश कुमार को एनडीए ने फिर से अपना चेहरा बना दिया, घोषणा भी हो गई है। अब इंडिया गठबंधन यदि किसी को आगे नहीं करेगी तो उसका नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। हमें लगता है कि लोगों को ये पता है कि लाख नीतीश कुमार का नाम ले ले भाजपा वाले, तो वो एक तरीके से पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है। नीतीश कुमार जी अब कहने के लिए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूरी सरकार भाजपा के नक्शे कदम पर, मोदी जी के हिसाब से, अमित शाह के हिसाब से सरकार चल रही है। बिहार में कह लीजिए तो सम्राट चौधरी अब कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, बताइए। अभी नेपाल में आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना, नौजवानों में गुस्सा है, और बिहार के उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि नेपाल अगर हिंदुस्तान का हिस्सा होता, कांग्रेस ने नेपाल को भारत का हिस्सा नहीं बना लिया, नेपाल अगर भारत का हिस्सा होता तो शांति होती और वहाँ तरक्की होती। आप बताइए, नेपाल के नौजवान इतने गुस्से में हैं, अब उनको आप भारत के खिलाफ भड़काना चाहते हैं कह करके कि हिंदुस्तान जो है, नेपाल की आज़ादी के लिए भी हिंदुस्तान खतरा है। तो बीजेपी के लोग तो ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं बिहार में रह करके, तो यह तो बहुत ही माने गलत स्थिति है। नीतीश जी तो बेखबर है, एसआईआर को लेकर भी कोई बात नहीं किए। नेपाल को लेकर के आपके उप मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे नेपाल और हिंदुस्तान का रिश्ता बिगड़ जाएगा, और बिहार अगर बिगड़ जाए तब तो बिहार और नेपाल
सबसे ज़्यादा जहाँ इतना नज़दीक का रिश्ता है, तो नीतीश जी तो कहीं कुछ हस्तक्षेप ही नहीं करते, चुपचाप बेखबर, कहीं पता ही नहीं चलता है। इसीलिए वो लाख वो लोग कह दे कि फिर से नीतीश, सबको पता है कि मामला वो नहीं है, ये भाजपा के लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं, मजबूरी है, इसीलिए नीतीश जी का नाम ले रहे हैं। आगे क्या आप लोग देखते हैं कि यदि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, बहुमत आ जाती है, तो फिर क्या हो सकता है? आप लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हमें लगता है कि इस बात तो पहली बात तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और यहाँ एनडीए की सरकार अब नहीं चलेगी। बहुत हो गया ना, 20 साल तो कम समय नहीं है। और इस सरकार ने जो कुछ कहा था, काम बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। इतने विकास की बात हुई, अभी भी बात होगी कि देखो हमने मेट्रो चालू कर दिया, देखो पटना हवाई अड्डे में बड़ा सा टर्मिनल बना दिया है, लेकिन टर्मिनल से मेट्रो से हवाई अड्डे से कोई विकास का ये पैमाना नहीं होगा। विकास का पैमाना है कि 94.5 लाख परिवार वो 6,000 से कम कमाई पर जिंदा है। विकास का सवाल है कि लोगों के पास रोजगार। अभी आज ही हम गए थे, जो लैंड सर्वे का हम लोग सुन रहे थे कि बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है, ये सर्वे करने वाले, उसका काम करने वाले जो डिप्लोमा डिग्रीधारी इंजीनियर हैं, उन सबको हजारों की तादाद में नौकरी से निकाल दिया गया। अब वो 15 अगस्त के दिन, आज़ादी का दिन है, और इनको नौकरी से निकाल दिया गया, बात समझ लीजिए। तो बिहार विकास के लिए सवाल है कि बिहार के नौजवानों के पास सुरक्षित रोजगार है कि नहीं है। तो हमें लगता है कि जिस सरकार ने बिहार को ठग लिया है, इतना सुशासन की बात करते करते जैसा हो गया कि सुबह पारस अस्पताल में कहाँ से आ जाते हैं, गोली मार करके हत्या करके चले जाते हैं, और बेखौफ, कहीं उनको कोई डर नहीं है कि कोई सरकार है, कहीं कोई पुलिस प्रशासन है, कहीं सजा भी मिल सकती है। एकदम इस तरीके की स्थिति है। शराबबंदी करते करते पूरे बिहार में अब ड्रग की इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अब देख लीजिए, बिहार पंजाब की तरह लोग कहने लगेंगे कि यहाँ ड्रग की समस्या आ गई है। तो बिहार को हर तरह से इन्होंने डुबो दिया है। तो ऐसे में सरकार तो बनेगी इंडिया गठबंधन की, और वो सरकार नीतीश जी हैं चुनाव तक नाम लेने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार इस पर बदल जाएगी। लगातार नीतीश कुमार की सरकार घोषणा कर रही है, नए नए वादे किए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कुछ जो वादे किए गए उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया, और आप लोग लगातार कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि जो हमारे वादे थे उसको चोरी कर रहे हैं ये लोग। आखिर 20 वर्षों के शासन के बाद इस चुनाव में इतने वादों की क्या ज़रूरत? बिल्कुल, हमें लगता है कि सिर्फ हमारे वादे ये बात नहीं है, बुनियादी तौर पर कहिए कि जो बिहार की मांग है, जिन मुद्दों को लेकर के बिहार की जनता दशकों से संघर्ष कर रही है, आज अगर नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के रसोइया बहनों को जो 1650 हम देते थे उनको हम 3300 देंगे, इसका पूरा का पूरा श्रेय उन महिलाओं को, रसोइया आंदोलन को, संगठनों को जाता है कि इन्होंने लड़ करके इसको हासिल किया। और जो लोग लड़ करके 3300 करवाया है, मेरे ख्याल से वो लड़ाई यहाँ रुकेगी नहीं। 400 रुपये का पेंशन मिलता था, हम लोग 3000 रुपये के पेंशन के लिए इतने लड़ते रहे। अब अगर नीतीश कुमार सोच रहा है कि 1100 रुपये का पेंशन दे करके हम कह देंगे कि वाह बहुत कुछ हो गया, तो बिल्कुल नहीं, बिहार यहाँ रुकने वाला नहीं है। हम लोग 200 यूनिट बिजली पंजाब और दिल्ली के तर्ज पर बिहार में भी फ्री मिले, ये मांग उठा रहे थे, और नीतीश जी कहते थे कि एक यूनिट भी फ्री नहीं देंगे। आज अगर 125 दे रहे हैं, ये तो बिहार की ताकत है, गरीबों की ताकत है, आंदोलन की ताकत है। और हमें नहीं लगता है कि 125 पर या 1100 रुपये के पेंशन पर कोई संतोष करके लोग कहेंगे हाँ थैंक यू नीतीश जी, फिर एक बार मुख्यमंत्री बन जाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बिहार ने बाध्य किया सरकार को कुछ मांगों को मानने के लिए, और इंडिया सरकार आएगी, हम और बेहतर ढंग से इन नीतियों को लागू करेंगे। आपको नहीं लगता कि आप लोग जो वादे कर रहे थे उस वादे से पहले नीतीश कुमार ने इम्प्लीमेंट करके एक नया राजनीतिक कोटी खेली है? नहीं, इससे क्या होगा? जैसे मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि वे पेंशन जो है 1500 रुपये कम से कम उससे हम शुरू करेंगे, और वो आगे और राशि बढ़ती रहेगी। अब नीतीश जी 20 साल लगा दिए 400 से 1100 रुपये पेंशन करने में, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? हमने कहा कि 2500 रुपये प्रति माह झारखंड की तरह बिहार की महिलाओं को भी मिलेगा, और उसका मतलब होता है कि 2500 अगर हर परिवार में आप देखेंगे तो 5 साल में 1.5 लाख। नीतीश जी ने क्या किया? 2 लाख रुपए गरीब को देने वाले थे, एक पैसा नहीं दिए, और अब कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपये महिलाओं को दे देंगे, और 10,000 दे करके आगे कुछ नहीं करना है, जबकि यहाँ 1.5 लाख रुपए की पूरी बात हो रही है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सबसे ज़्यादा जो महिलाओं के साथ, अभी गरीबों के साथ है कर्ज का संकट,
इतना ज़्यादा कर्ज का बोझ है। हम तो देख रहे हैं कि बिहार में पहले जब हम पलायन की बात करते थे तो पलायन से लोग यही समझते थे कि रोज़गार की तलाश में, पढ़ने के लिए, बेहतर मजदूरी के लिए बिहार से लोग बाहर जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि बिहार में और एक किस्म का पलायन हो रहा है। गांव गांव से परिवार के परिवार लोग भागे हुए हैं, फरार हैं, ताकि ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले हैं उनके जुल्म से, उनके अत्याचार से हम बच सके। तो आज ये जो महाजनों का आतंक है पूरे बिहार में, तो इस आतंक से बिहार परेशान है, उस पर अब एक भी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि जो कोई घोषणा कर रहे हैं उससे कोई बड़ा असर पड़ने वाला है। हाँ, लोगों को बिल्कुल ये लगेगा कि हम सफल है हमारे आंदोलन से हमने इन मुद्दों को स्थापित किया, सामने लाया, सरकार को मजबूर किया, और आगे इंडिया की सरकार बने तो और बेहतर ढंग से ये मुद्दे लागू हो। और सबसे बुनियादी बात तो आंदोलन की है, आंदोलन से ही चीज़ें बनती है। तो बिहार आंदोलन के रास्ते पर बढ़ेगा। सरकार जो भी आएगी आगे, कम से कम ये बात भी करनी होगी कि ये जो कोई भी आंदोलन होता है और लाठी चलने लगती है, जेल में भेज देते हैं, उन पूरे जीविका बहनों को आपने निकाल दिया, आंगनवाड़ी को निकाल दिया, अभी इन पूरे संविदा कर्मी नौजवानों को आपने निकाल दिया। ये जो पूरे तानाशाही है बिहार में, इस पर तो बिल्कुल रोक लगनी चाहिए कि मांगे जो है वो जायज़ है, लड़ाई है, संविधान ने हक दिया है। तो कोई भी सरकार, मैं मान सकता हूँ कि किसी भी मांग को पूरा करने में समय लग सकता है, लेकिन कम से कम आप वार्ता करेंगे, आंदोलनकारियों से इस तरीके से पेश नहीं आएंगे तो एक डेमोक्रेटिक कल्चर यहाँ हो। आंदोलन का प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जहाँ वंचना है, गरीबी है, वहाँ तो सबसे ज़्यादा आंदोलन होगा। तो आंदोलन से आप सुनेंगे, आंदोलनकारियों से बात करेंगे, ये सरकार के लिए नीति तय हो जानी चाहिए। सीपीआईएमएल 2020 के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी। 2024 लोकसभा चुनाव में भी आपके 2 सांसद जीत के गए। 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2 लगातार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में आपकी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। नहीं, चुनाव में तो हम निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे कि प्रदर्शन अच्छा रहे, क्योंकि सरकार को भी बदलना है इस बार। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हमारे लिए चुनाव जो हमारा बुनियादी आंदोलन है उसका एक हिस्सा है। जो आंदोलन से पार्टी की एक तरह से छवि बनी है, ताकत बनी है, लोगों का भरोसा है इस पार्टी के ऊपर, उस भरोसे का एक प्रतिफलन चुनाव में भी होता है। चुनाव सब कुछ नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव अच्छा रहेगा, माले का प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा, पूरे इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लोगों की जो उम्मीद है कि सरकार बदले, उस उम्मीद को हम लोग पूरा कर पाएंगे। लेकिन माले की जो बुनियादी पहचान है कि सड़क की पार्टी, संघर्ष की पार्टी, गरीबों की पार्टी, ये पहचान बिल्कुल कायम रहेगी। यही कारण है कि बिहार में अब वामपंथ का मतलब माले समझा जाता है, आप लोग लीड करते हैं वामपंथ की राजनीति को। नहीं, माले देखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समय समय की बात है। एक समय सीपीआई बहुत बड़ी पार्टी थी, सीपीआई से भी लोगों की उम्मीद थी। तो हमें लगता है कि जिस समय बिहार में इतना संकट है, और बिहार ने, मैं तो पूरे देश की बात करूँगा, इस देश में जब संविधान का इतना बड़ा संकट, लोकतंत्र खतरे में, आज़ादी खतरे में, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली तो ट्रंप की दादागिरी के सामने भारत को झुकना पड़ रहा है, ऐसा ना हो भारत के लिए। तो वैसे दौर में ये जो पूरे हमारा वामपंथ है वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए आगे बढ़े, ये हम चाहते हैं, बिहार हो या देश के किसी भी। तेजस्वी मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे? बिल्कुल, हमें लगता है कि इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, बात नहीं है। इंडिया गठबंधन की जीत होगी? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन इस बार पूरे निर्णायक बहुमत से सरकार बनाएगा। तो ये थे हमारे साथ सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि बातों बातों में उन्होंने इशारा भी कर दिया कि वामपंथी दलों में खास करके सीपीआईएमएल को कितनी सीटों देनी चाहिए ताकि इसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिल सके। कैमरामैन अशोक के साथ आदित्य झा, ईटीवी भारत, पटना।